Assalamualaikum. First year, I hope you all are great and your Ramadan is going great too. So we were studying lymphatic system, and now in today's lecture, we are going to study about the parts of lymphatic system. So in previous lectures, I had already told you about the brief introduction of these parts and the functions of your lymphatic system. ठीक है? और एक बात सब दोबारा से सुन रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, लिम्फेटिक सिस्टम या जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है या कोई भी टीचर आपको कोई भी सिस्टम पढ़ा रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, अगर हम आपको स्लाइड से पढ़ा रहे हैं तो स्लाइड सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू है आपके उस लेक्चर का, आपके उस टॉपिक का, आपके उस पार्ट का, आपके उस सिस्टम का जो हम आपको पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू होता है बेसिकली। असल चीज होती है आपको आपकी बुक से रीड करना। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका आपकी रिकमेंडेड बुक से आना होता है, इसलिए काइंडली जो वैल्यूज आपकी बुक में दी हुई है, जो फिगर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, जो डायग्राम्स आपकी बुक में दी हुई है, प्लीज काइंडली उनको देखें, उनको फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि जो मैम ने स्लाइड्स दे दी हैं, चाहे वो कोई भी, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली अपने लिए बात नहीं करी, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ कि कल को आपको इस वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े, आइदर इन योर टर्म्स, इन योर स्टैंड अप्स और इन योर यूएचएस एग्जाम्स। ठीक है, तो कल को आप हमें ब्लेम नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैंने 10,000 दफा एक ही बात बोली है कि अब आप लोग एफएससी या स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स नहीं हो, अब आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हो और आप लोगों को सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। ठीक है, आप लोगों ने एक्सटेंसिव स्टडी करने की आप लोगों को आदत होनी चाहिए कि अगर मैंने आपको सिर्फ लिम्फ और लिम्फ नोड्स पढ़ाया है और लिम्फ वेजल्स में पढ़ाना भूल गई, या मैंने कहा कि चलो नहीं पढ़ाती, बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो आपकी बुक में अगर वो चीज दी हुई है तो वो आपके ऊपर है कि आप लोगों ने उसको कवर करना है। ठीक है, और मैं ये चीज बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ ताकि अगर बच्चे जो हैं, ठीक है, वो किसी के ज़हन में मेरी बोली गई कभी कोई बात रही जाए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को लिम्फेटिक सिस्टम का ओवरव्यू दे चुकी हूँ, हम फंक्शंस डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, लिम्फेटिक सिस्टम रिलेट कैसे कर रहा होता है हमारे सीबीएस के साथ, यानी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ या इम्यून सिस्टम के साथ, हम उसकी बात कर चुके हैं। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना या नहीं लिया, काइंडली काइंडली आप लोग सुने ताकि आप लोगों को पता हो कि आगे हमने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। एक दफा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। दैट लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली एक नेटवर्क होता है टिश्यूज और ऑर्गन्स का, आपकी बॉडी के अंदर जो वर्क कर रहा होता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है? that it helps your body from getting rid of toxins, waste and other unwanted materials जो कि आपकी बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, और जो प्राइमरी फंक्शन होता है आपके लिम्फेटिक सिस्टम का, वो होता है कि ये आपके लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है आपकी बॉडी में थ्रू आउट। ठीक है, अच्छा, अब लिम्फ क्या होता है? बेसिकली लिम्फ एक ऐसा फ्लूइड होता है, ठीक है, एक वाटरी फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, और वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि हम इन्फेक्शन से लड़ सकें। और लिम्फ हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, सेम एज जैसे प्लाज्मा आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, इसका मैं वही कह रही हूँ, बैकग्राउंड में पीछे बता चुकी हूँ, तो काइंडली आप लोग पढ़ लिएगा, क्योंकि आज में मैंने सिर्फ आप लोगों को पार्ट्स कराने हैं। ठीक है, अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम डिफरेंट पार्ट से मिलके बना होता है, जैसे कि लिम्फेटिक वेजल्स हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसमें लिम्फ नोड्स आते हैं। लिम्फ नोड्स बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे आपकी लिम्फ की फिल्ट्रेशन हो रही होती है। फिर टॉन्सिल्स होते हैं, एडिनॉइड्स, बोन मैरो, अपेंडिक्स, पेयर पैचेस। ये बेसिकली आपके जो जो सारी चीजें हैं ना, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे लिम्फ से। ठीक है, बेसिकली लिम्फ होता क्या है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये क्यों जरूरी होता है, अगर लिम्फ नहीं होगा तो क्या होगा, लिम्फ हमारी बॉडी में काम कैसे कर रहा है। बेसिकली लिम्फ क्लियर कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में जिस जो कि लैटिन वर्ड से निकला है, लिम्फमा कहा जाता है, हम इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लीज अब ये आप लोगों को इसका जो पीछे से ओवरव्यू है ना, ठीक है, वो मैं एक दफा दोबारा दे देती हूँ ताकि किसी को भी कोई कंफ्यूजन अब हो रही है पढ़ते हुए तो साथ साथ क्लियर हो जाए। लेकिन एक बात याद रखें, आपकी बुक में स्टार्ट से लेके चैप्टर के एंड तक जितने लिम्फेटिक सिस्टम में टॉपिक्स आते हैं, यू हैव टू कवर देम ऑल, जिसमें लिम्फ वेजल्स हैं, कैपिलरीज हैं, डक्ट्स हैं, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ है, फंक्शंस हैं, स्प्लीन, थाइमस, एंड तक आपने सारा करना है। इवन के
आप लोगों को तो एडिशनल जो है थोड़ी बहुत पैथोलॉजी भी पता होनी चाहिए कि अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए तो आपको पता हो कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम के साथ कोई एसोसिएटेड पैथोलॉजी है, अगर ट्यूमर हो गया है लिम्फ नोड्स की स्वेल होने की वजह से, तो वो उस ट्यूमर को क्या कहते हैं, लिम्फोमा कहते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए चीजें, इसलिए प्लीज प्लीज अपनी बुक को फॉलो करें, एक एक लाइन को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि आपका जो यूएचएस का पेपर आता है ना, वो बुक की एक लाइन उठ के आया हुआ होता है, आपके कॉन्सेप्ट से उठ के आया हुआ होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि बुक की लाइंस भी नहीं होती, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो तो वो आपके अपने कॉन्सेप्ट से आए हुए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब आपको अगर मैं प्रीवियस इसका ओवरव्यू दूं लिम्फ का, ठीक है, तो बेसिकली वो क्या था, व्हेन योर प्लाज्मा लीव्स योर बॉडी सेल्स, ठीक है, जैसे ही वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो आपका जो प्लाज्मा होता है वो आपके बॉडी सेल्स को छोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऐसा फ्लूइड होता है जो कि वीनस सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है, थ्रू टाइनी ब्लड वेसल्स जिनको हम वेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है, और वीनस ब्लड वो बना देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभार जो बाकी रिमाइंडर ब्लड रह जाता है, ठीक है, वो जो आपके वापस सर्कुलेशन में नहीं जाता, ठीक है, वो बेसिकली लिम्फ बन जाता है बाद में, ठीक है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, प्लाज्मा बेसिकली जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, आपके बॉडी सेल्स में होता है, जैसे ही वो अपना काम कर देता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपकी बॉडी को सप्लाई कर देता है, आपकी बॉडी से डेब्रिस वगैरह रिमूव कर देता है। उसके बाद फिर भी ऐसा कभी कभार ऐसा होता है आपकी बॉडी में कि ये जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, या जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ये आपकी बॉडी में वापस चला जाता है वीनस सर्कुलेशन में, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है 2 से 3% लीटर्स जो होते हैं वो आपकी कैपिलरी से सीप आउट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे ही वो सीप आउट करके आपकी इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आते हैं तो आप उसको लिम्फ कह देते हो, लिम्फ का नाम कह देते हो, ठीक है। और आपका ब्लड जो हमें पता है आपकी बॉडी में थ्रू आउट फैल रहा हुआ होता है, ठीक है, फ्लो कर रहा होता है, एक कॉन्टिन्यूस लूप में चल रहा होता है। लेकिन लिम्फ का क्या सीन होता है कि लिम्फ सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है आपकी बॉडी में, किस तरह, अपवर्ड से लेके टूवर्ड्स योर नेक तक, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, रिपीट मैं दोबारा कर रही हूँ कि आपकी बॉडी में जो ब्लड है, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस लूप में थ्रू आउट आपकी बॉडी में मूव करता है, जबकि लिम्फ जो है वो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में आपकी बॉडी में मूव कर रहा होता है, ठीक है। और कैसे मूव करता है, थ्रू लिम्फेटिक वेजल्स। लिम्फेटिक वेजल्स जो है फिर आगे जाके आपकी एक सबक्लेवियन वेन्स के साथ जुड़ी भी होती हैं, ठीक है। फिर सबक्लेवियन वेन्स जो है वो आपकी नेक के वेन्स को हम कहते हैं, जो नेक के दोनों तरफ एक एक पड़ी भी होती है, ठीक है, यानी आपकी कॉलर बोन्स के पास पड़ी भी होती है। फिर क्या होता है कि सबक्लेवियन वेन्स के ये थ्रू जाती है, लिम्फेटिक वेजल्स के थ्रू जाती है, ठीक है। फिर लिम्फ नोज में जाके लिम्फ की सारी सर्कुलेशन होती है, और उसके बाद जब पूरी सर्कुलेशन हो जाती है, सारा काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये जो फ्लूइड होता है जो कि 3% सीप आउट हो गया था, ठीक है, वो वापस फिर री एंटर कर जाता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, लिम्फ जो है, ठीक है, ये जो है इसमें क्या क्या हो सकता है, लिम्फ में आपके कुछ डिफेंस सेल्स होते हैं आपकी बॉडी के, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम में बाकायदा सर्कुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये आपकी बॉडी के डिफरेंट रीजन में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनका काम होता है ना, ठीक है। जैसे कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन की एग्जांपल देते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास जो है डिफेंस सेल्स पड़े हुए होते हैं, जिनको हम लैक्टियल्स का नाम दिया था, अगर आपको याद हो किसी बच्चे को, जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी थी, ठीक है। और उधर मेन काम इसका क्या था कि ये फैट की एब्जॉर्प्शन कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद वहां पे जो लिम्फ की अपेयरेंस आ गई थी, ठीक है, वो मिल्की अपेयरेंस आ गई, जिसको हम काइल का नाम दे दिया था, CHYLE, काइल का नाम दे दिया था, ठीक है। या चाइल्ड भी आप कह सकते हो, काइल भी कह सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये आपका लिम्फ था। फिर लिम्फ आगे आपका मूव करता है। अच्छा जी, फिर लिम्फ में क्या क्या चीजें होती हैं, या लिम्फ की कंपोजिशन क्या होती है, कि उसमें प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स, फैट, न्यूट्रिएंट्स, कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि डेब्रिस वगैरह भी होता है, अनवांटेड सेल्स को भी ये रिमूव करता है आपकी बॉडी से, ठीक है। और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है टूवर्ड्स फॉरेन इन्वेडर्स, जैसा बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हैं, ठीक है। और मैंने अभी बताया लिम्फ में डिफेंस सेल्स होते हैं, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो कि पूरी आपकी बॉडी के डिफरेंट रीजन में पेट्रोल कर रहा होता है, जहां पे इंफेक्शन होता है ये फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी बॉडी से लड़ सकें, ठीक है। फिर आती है लिम्फेटिक वेजल्स। अच्छा, लिम्फेटिक वेजल्स आपको पता होनी चाहिए लिम्फेटिक वेजल्स का क्या सीन होता है, ठीक है। लिम्फेटिक वेजल्स जो है ना, बेसिकली ये बिल्कुल आपकी वेन्स और कैपिलरीज की तरह होती हैं, जैसे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी वेन्स और कैपिलरीज हमारा वर्क करी होती है ना,
सिमिलरली उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में आपके जो लिम्फेटिक वेजल्स हैं ये काम कर रही होती हैं, ठीक है। आपकी लिम्फेटिक वेजल्स जो है ना ये कहाँ पे कनेक्ट होती हैं, ये आपके लिम्फ नोड्स के साथ बाकायदा कनेक्ट हुई हुई होती हैं, ठीक है। अच्छा, लिम्फेटिक वेजल्स को उन्होंने डिफाइन कैसे किया हुआ है कि लिम्फेटिक वेजल्स जो है बेसिकली माइक्रो वेजल्स का एक नेटवर्क होता है, यानी माइक्रो वेजल्स उन्होंने कैपिलरीज को कहा हुआ है, ठीक है। और फिर ये वेजल्स आगे जाके उन्होंने बताया कि कुछ बॉडी की जो ट्यूब्स है उनके साथ कनेक्टेड होती हैं, यानी बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट्स का नाम उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, कि वो जी उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। फिर लिम्फेटिक वेजल्स का काम क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास हमने लिम्फ पढ़ा था, ठीक है, जो लिम्फ है हमारा वो आगे लिम्फेटिक वेजल्स जो है उसको कलेक्ट करता है, उस लिम्फ को फिर फिल्टर करता है एट योर लिम्फ नोड्स, और ठीक है फिर जैसे ही फिल्ट्रेशन हो जाती है आपके लिम्फ की थ्रू लिम्फेटिक वेजल्स, उसके बाद ये क्या करता है आपके लिम्फ को टूवर्ड्स योर लार्जर वेसल्स इनको मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है, आपकी लार्जर वेसल्स की तरफ ये मूव करना शुरू कर देता है आपका लिम्फ। और उसके बाद ये कहाँ जाके ड्रेन आउट करता है आपके कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स आपकी दो तरह की हैं, थोरेसिक डक्ट है और राइट लिम्फेटिक डक्ट आ जाती है, ठीक है, उनमें जाके इनको ड्रेन कर देता है। और ये वेसल्स जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये बिल्कुल आपकी वेन्स की तरह ही काम करती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन इनमें ये क्या होता है कि बिल्कुल हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम की वेन्स है कैपिलरीज हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर के अंडर वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, लेकिन ये वाली जो लिम्फेटिक वेसल है ना ये कम प्रेशर में भी अपना काम कर लेती हैं। और ऑब्वियसली जैसे उसमें हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में वेल्व्स प्रेजेंट है ताकि हमारे पास बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का या फ्लूइड का, इसी तरह हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स में भी कुछ वेल्व्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें हेल्प करते हैं ताकि हमारा फ्लूइड जो है वो एक डायरेक्शन मूव कर सके और बैक फ्लो ना कर सके, ठीक है। उसके बाद ठीक है लिम्फेटिक वेसल्स मैंने बता दिया इसका काम क्या होता है, ये आपके फिल्टर को आपके सॉरी लिम्फ को कलेक्ट करता है और फिल्टर भी कर रहा होता है, ठीक है। काइंडली आप लोगों ने इसको अपनी बुक से थॉरोली रीड करना है, अच्छी तरह रीड करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती हैं कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स का मेन काम क्या होता है कि आपके लिम्फ, मैंने पहले भी बताया, जो लिम्फ हमारे पास आ रहा होता है लिम्फेटिक वेजल्स उनको कैरी करके आगे ले जाकर फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है, लिम्फेटिक वेजल्स से जो लिम्फ आएगा वो लिम्फ नोड्स में फिल्ट्रेशन होती है। ये बात याद रखनी है, लिम्फ की फिल्ट्रेशन लिम्फेटिक नोड्स पे होती है वाया लिम्फेटिक वेजल्स, और जैसे फिल्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जाके ड्रेन कर देता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट्स दो तरह के, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को उन्होंने थोरेसिक डक्ट का भी नाम दिया हुआ है। और ये जो थोरेसिक डक्ट है ये फिर किसके साथ कनेक्ट करी है, मैंने पहले भी बताया, जो कॉलर बोन्स पे आपकी दो वेन्स पड़ी हुई है सब क्लेवियन वेन्स, ठीक है, ये उनके साथ कनेक्ट कर रहा है। और इस और बाकायदा इस वेन का काम क्या होता है कि ये जो लिम्फ है ये वेन्स क्या करती हैं, ये वेन्स आपके उस लिम्फ को फिल्ट्रेशन के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस ले जाती हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जैसे ही पहले बताया था कि वो जो 2 लीटर फ्लूइड हमारे सीवीएस से हमारे बॉडी टिश्यूज में लीक हुआ है 2 से 3%, ठीक है, उसके बाद हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का बेसिकली काम होता है ना कि उसमें जो वेजल्स होती हैं वो उस फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं या उस लिम्फ को बेसिकली कलेक्ट करती हैं, फिर फिल्ट्रेशन करती हैं लिम्फ नोड्स में, ठीक है। जैसे ही फिल्ट्रेशन हो जाती है लिम्फ की, ठीक है, फिर हमारी ये जो वेन्स है सब क्लेवियन वेन्स, ये क्या करती हैं उस फ्लूइड को, लिम्फ को वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में ले जाती हैं, ठीक है। लेकिन ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जैसे हमारा लिम्फ वापस हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, हमारे वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में, हमारी सर्कुलेशन में वापस चला जाता है आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो क्या होता है कि हमारा, मैंने पहले भी इसके फंक्शन में बताया था कि हमारा फ्लूइड लेवल मेंटेन रहता है, हमारा ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो एक लेवल पे रहता है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही हमारा लिम्फ चूंकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, और वहां पे कुछ वेल्व्स होते हैं जो कि हमें हमारे बैक फ्लो ऑफ द फ्लूइड से प्रिवेंट कर रहे होते हैं। वेल्व्स का मतलब ही यही होता है ना, ताकि हमारे पास जो फ्लूइड है वो बैक फ्लो ना कर सके, ठीक है। तो अगर जाहिर बात है जब हमारे पास फ्लूइड जो है वो बैक फ्लो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हमारे पास फ्लूइड का बिल्डअप भी नहीं होगा टिश्यूज में। लेकिन इन केस अगर एक्सेसिव बिल्डअप हो जाए फ्लूइड का अराउंड जो है बॉडी टिश्यूज, तो उस कंडीशन को हम एडिमा कहते हैं, ठीक है। एडिमा हो जाता है उस कंडीशन में, और उस कंडीशन में फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पे जो लिम्फ नोड्स है ना वो बेसिकली एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप की वजह से स्वेल्व कर जाते हैं आपकी बॉडी के लिम्फ नोड्स। आइदर वो आपके आर्म पिट्स में हो सकते हैं, ग्रोइन रीजन में हो सकते हैं, आपके नेक एरिया में हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट फेशियल नोड्स भी होते हैं आपके, डिफरेंट जगहों पे वो स्वेल अप कर जाते हैं, ठीक है।
और आपने याद रखना है कि लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो ब्लड की तरह पंप नहीं करता, ठीक है। हमारा ब्लड तो पंप करता है ना, उसका मेन फंक्शन पंपिंग होता है, ठीक है। लेकिन लिम्फेटिक फ्लूइड का मतलब सीन ये होता है, उसका वर्क ये होता है कि वो स्मॉल वेजल्स के थ्रू स्क्वीज आउट होता होता, ठीक है। वो बेसिकली वर्क कैसे कर रहा होता है, जैसे जैसे हमारे वो अपनी फंक्शनिंग के लिए बेसिकली हमारे मसल्स के यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे जैसे हमारे मसल्स अपना वर्क कर रहे होते हैं, हम अपने मसल्स को यूज कर रहे होते हैं, बेसिकली उसी तरह लिम्फेटिक फ्लूइड जो है या लिम्फ जो है वो बेसिकली हमारी वेजल से स्क्वीज आउट होने लग जाता है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि लिम्फ वेजल्स की जो वॉल्स हैं, ठीक है, और जो वेल्व्स हैं वो हमारी लिम्फ की मूवमेंट को बेसिकली एड कर रहा होता है या हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि लिम्फेटिक वेजल्स में भी वेल्व्स होते हैं, ठीक है। जो कि वेल्व्स का मतलब क्या होता है, बैक फ्लो को हमें वो रोक रहे होते हैं, यानी फ्लूइड जो है वो हमें हमारे फ्लूइड को रोक रहा होता है ताकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में फ्लो ना कर सके, ठीक है। फिर लिम्फ जो है वो लार्जर वेसल्स की तरफ ड्रेन होना शुरू हो जाता है, इतना के ड्रेन होता है कि वो दो मेन चैनल्स पे आके रुक जाता है, यानी उनको हमने लिम्फेटिक डक्ट्स का नाम दिया था, ठीक है। लिम्फेटिक डक्ट्स में के बाद जैसे ही हमारा फ्लूइड सारी फिल्ट्रेशन होगी, सारा काम होगा, उसके बाद सब क्लेवियन वेन जो है डक्ट में, ठीक है, वो क्या करेगी, उस फ्लूइड को उठा के दोबारा ब्लड में ले जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम जंप करते हैं कि लिम्फ नोड्स क्या होता है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जी हमारी जो लिम्फ वेजल्स थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। लिम्फ वेजल्स बेसिकली जो लिम्फ वेजल्स होती हैं वो आपस में कैसे जुड़ी हुई होती हैं, उनकी ब्रांचिंग कैसे होती है या वो जंक्शन कैसे बनाती है, थ्रू लिम्फ नोड्स, ठीक है। और लिम्फ नोड्स ही बेसिकली वो जगह है जहाँ पे आपका लिम्फ जो है उसकी फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। इनको हम वैसे ग्लैंड्स भी कह देते, लेकिन इनको हम स्पेसिफिकली ग्लैंड्स नहीं कहते क्योंकि ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं होते, ठीक है। अच्छा, लिम्फ नोड में बेसिकली क्या होता है कि हमारे इम्यून सेल्स पड़े हुए होते हैं, और इम्यून सेल्स का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में आने वाले फॉरेन मटेरियल जैसे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ठीक है, ये उसको ही असेसमेंट कर रहा होता है, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। और अगर जैसे ही वो बैक्टीरिया, वो फंजाई या कोई भी फॉरेन इन्वेडर हमारी बॉडी को अटैक करना शुरू हो जाता है, तो हम उस वक्त क्या काम होता है कि उस वक्त जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, जो कि इम्यून सेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ खाली लिम्फ नोड्स ही ऐसे लिम्फेटिक टिश्यू हमारी बॉडी में नहीं होते, लिम्फ नोड्स के अलावा भी टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस, ये और भी बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यूज जो हैं जो हमारी बॉडी में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी जगहों पे आपके पास लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं, जैसे कि अराउंड योर लंग्स, अराउंड योर हार्ट, ठीक है, आर्म पे, ग्रोइन एरिया में, ठीक है, आपके नी एरिया के पास भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स बेसिकली डिफरेंट जगहों पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और काइंडली आप लोगों ने, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, आप लोगों ने अपनी बुक से भी लिम्फ नोड्स क्या एक एक चीज दोबारा से अपनी बुक से भी पढ़नी है, ठीक है। अगर आप, मैं देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑलमोस्ट अराउंड 600 लिम्फ नोड्स आपकी बॉडी में पड़े होते हैं, कि कुछ सिंगल नोड के तौर पे भी एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ चेन्स में भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे डिफरेंट नोड्स उन्होंने दिखाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं। स्प्लीन की भी देखो उन्होंने दिखा दिया कि स्प्लीन कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा जी, लिम्फ नोड्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लिम्फ नोड बेसिकली मैंने आपको बताया सिंगल में भी होते हैं, ग्रुप फॉर्म्स में भी होते हैं। अगर ग्रुप फॉर्म्स में होंगे तो वो 8 to 10 इकट्ठे एक जगह पे ही पड़े होते हैं। और लिम्फ नोड्स की बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर अपनी बुक में देखो ना बना हुआ, ठीक है, या अगर शायद मैंने आगे भी इमेज डाला हुआ होगा, ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे हम आगे, ठीक है। तो उसके अंदर लिम्फ नोड्स की स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा होता है, ओवल या बीन शेप्ड होता है ये, ठीक है। और ये अपने साइज में वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स का अगर आपने स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, तो अपनी बुक को आप लोगों ने फॉलो जरूर करना है, ठीक है। उधर लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर बहुत इलेबोरेट करके बताया हुआ है कि लिम्फ नोड्स जो हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि लिम्फ नोड्स का एक आउटर कैप्सूल होता है, ठीक है, और एक इनर कैप्सूल होता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें दो तरह के टिश्यूज होते हैं, सॉरी, कैप्सूल एक ही होता है, दो तरह के टिश्यूज होते हैं। आउटर कैप्सूल होता है, उसके अंदर दो तरह के टिश्यूज पड़े हुए होते हैं, एक लिम्फेटिक टिश्यू होता है और एक रेटिकुलर टिश्यू होता है। ये हम लिम्फ नोड्स की बात कर रहे हैं, मैंने उसमें आपको बताया है
कि मैं इमेज लगाना भूल गई हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि मैंने कैसे नहीं लगाई, मेरे ज़हन से स्किप कर गया कि मैंने लिम्फ नोड का इमेज ही नहीं लगाया, वरना मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाती। प्लीज आप लोग अपनी बुक से जरूर देखिएगा कि लिम्फ नोड का जो मेन आउटर कवरिंग है वो कैप्सूल है, ठीक है। उसके अंदर दो तरह के टिश्यूज हैं, एक लिम्फेटिक टिश्यूज है और एक रेटिकुलर टिश्यूज है, ठीक है। रेटिकुलर सेल्स बेसिकली जो है या रेटिकुलर टिश्यूज है वो आपका बेसिकली लिम्फ नोड का इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा होता है, ठीक है। और जो आपका लिम्फेटिक टिश्यू होता है बेसिकली उसके अंदर आपके डिफेंस सेल्स पड़े हुए होते हैं या इम्यून सेल्स पड़े हुए होते हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गया, मैक्रोफेजेस हो गया, ठीक है। और अगर हम लिम्फ नोड्स की बात करें उसमें कुछ आपके पास एफरेंट लिम्फ वेजल्स होती हैं, कुछ इफरेंट लिम्फ वेजल्स होती हैं। 4 से 5 एफरेंट लिम्फ वेजल्स होती हैं, ठीक है। और इफरेंट वेजल एक ही होती है जो आपके लिम्फ को कैरी करी होती है। आई एम सो सॉरी अगेन, मुझे फिर से याद हो रहा है कि मैंने कैसे इमेज नहीं लगाई आप लोगों के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर की। और आप लोगों को ऐसे पढ़ना कितना मुश्किल होगा, प्लीज आप लोग अपनी बुक को जरूर फॉलो किएगा, ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बताया कि ठीक है कि आपके पास उसमें अगर आप इमेज देखोगे ना तो उसके अंदर आपके पास बकायदा वेल्व भी बना हुआ है, उसके अंदर आपके पास लिम्फ वेजल्स भी उन्होंने दिखाई हुई है, लिम्फेटिक और रेटिकुलर टिश्यू दोनों को डिफरेंशिएट करके बताया हुआ है, ठीक है। और इवन कि उन्होंने ये आपकी बुक में बकायदा उन्होंने लिम्फ नोड्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं कि जी ये सब मैंडिबुलर नोड्स हैं, ठीक है। और ये कैसे वर्क कर रहे हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक के पास जो कोई नोड्स पड़ते हैं, लिम्फ नोड्स, उनको हम सर्वाइकल नोड्स का नाम देते हैं। कुछ सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स होते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ देखो इमेज में तो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है, जो नेक एरिया के पास है, ठीक है। और कुछ डीप होते हैं, कुछ जो आपके अपर लिम्स के पास या एल्बो रीजन के पास जा रहे होते हैं, ठीक है, वो ठीक है, अपर लिम्स या एल्बो रीजन के पास अगर आप देखो तो उन्हें एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का काम तो हमने नाम दिया है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आपके थोरेसिक कैविटी के पास पड़े हुए होते हैं, मीडियास्टिनम के पास पड़े हुए हैं, ठीक है, क्लेविकल्स के पास पड़े हुए हैं। कुछ आप पेल्विक और एब्डोमिनल कैविटीज के पास पड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये देखो पेल्विक लिम्फ नोड्स कहते हैं। कुछ इंगोइनल हैं जो ग्रोइन एरिया में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जो आपके लोअर लिम्फ में जो लिम्फ आ रहा होता है वो कैसे ड्रेन होता है, थ्रू सुपरफिशियल और डीप लिम्फ नोड्स होते हैं जिनको हम इंगोइनल लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये हम लोअर लिम्फ की बात करें, अपर लिम्फ वाले तो हमने देख लिए ना, जो नेक रीजन को जा रहे हैं वो सर्वाइकल हो गए, ठीक है। जो कि अपर लिम्फ पे आ रहे थे वो एक्सिलरी हो जाएंगे। जो आपके मीडियास्टिनम के पास हैं वो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स हो गए। जो लोअर लिम्फ में जा रहे हैं लिम्फ नोड्स वो इंगोइनल लिम्फ नोड्स हो जाते हैं या पॉप्लिटियल नोड्स भी उनको कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो आपके नी के पीछे वाली जगह में होंगे उनको हम पॉप्लिटियल कहेंगे और जो आपके ग्रोइन एरिया में होंगे उनको हम इंगोइनल लिम्फ नोड्स कह देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, अब आप लोगों ने एक बार याद रखनी है कि अगर जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपके पास एक्सेसिव बिल्डअप हो जाता है लिम्फ का, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके लिम्फ नोड स्वेल कर जाते हैं। और एक्सेसिव लिम्फ का जो हमारे पास या जो फ्लूइड है या लिम्फ फ्लूइड है वो एक्सेसिव बिल्डअप कब होना शुरू हो जाता है, जब हमारी बॉडी हो सकता है कोई इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करी हो, तब हो सकता है कि हमारे लिम्फ नोड स्वेल कर जाएं, ठीक है। कभी कभार तो ऐसे होता है कि जितना थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो हमारे जो टॉन्सिल्स वगैरह हैं, लिम्फ नोड्स हैं, वो स्वेल कर जाते हैं थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, तो वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है मेडिसिन एंटीबायोटिक्स से। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके लिम्फ नोड्स इतने हार्ड और रबरी हो जाते हैं, ठीक है, कि वो मतलब आपकी एंटीबायोटिक्स के कोर्स के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, फिर आप फर्दर जाते हो डॉक्टर के पास चेक कराने के लिए, तो आपको वो डिफरेंट टेस्ट लिख के देता है। और खुदा ना खास्ता कभी ऐसा भी होता है अगर आपके लिम्फ नोड्स हार्ड और रबड़ी हो गए और वो बहुत ज्यादा पेनफुल हो गए हैं तो खुदा ना खास्ता वो कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है, जैसे आपको हॉजकिन लिम्फोमास हो सकते हैं, ठीक है। मैं आगे थोड़ी बहुत पैथोलॉजी इसलिए कहा था कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब लिम्फ नोड्स का फंक्शन मैंने बता दिया, जैसे कि वो डिफेंस कर रहा था बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है। डिफेंस सेल्स होते हैं जैसे लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, और ये फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर बेसिकली इनमें क्या हो रही है, मेच्योरेशन और प्रोलिफरेशन भी हो रही होती है लिम्फ नोड्स में, ठीक है। बेसिकली आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, इमेच्योर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो मेच्योरेशन प्रोसेस होता है वो भी बेसिकली लिम्फ नोड्स में हो रहा होता है, ठीक है।
बेसिकली टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ना, बेसिकली वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उनकी मेच्योरेशन हो रही होती है, वो उनकी प्रोलिफरेशन होती है, यानी उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है, उनका सारा जो प्रोसेस होता है, ये सारा कुछ ये भी आपके पास आपके लिम्फ नोड्स में हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स मैंने पहले भी बताया जब हमने जीआईटी पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, बेसिकली कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है। ये कहाँ कहाँ पड़े हुए होते हैं, हमने डिफरेंट टाइप के टॉन्सिल्स पढ़े थे, जिनमें हमने फ्रेंजियल टॉन्सिल्स पढ़े थे, पैलेटाइन टॉन्सिल्स पढ़े थे, लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है। आप लोग जब अपनी बुक खोलोगे तो उसमें टॉन्सिल्स की ये सारी टाइप्स दोबारा से आपके लिम्फेटिक सिस्टम में भी एक्सप्लेन की गई हैं, इवन के हम ये चीजें बैक देन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, एक दफा आप वहां से देख लेना। और मैंने बताया था कि टॉन्सिल्स जो है वो एज के साथ साथ रिग्रेस करते रहते हैं, और वही बात है, जब हमारी बॉडी में कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए उसके रिस्पॉन्स में हमारे टॉन्सिल्स भी स्वेल कर जाते हैं, ठीक है। और जब हमारे टॉन्सिल्स स्वेल कर जाते हैं तो कभी कभार तो वो एंटीबायोटिक से भी हम रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है, वो सही हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स जो है हमें आराम नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो गए हैं, ठीक है, और हमारा इन्फेक्शन जो है वो एयर्स तक भी चला गया है, ठीक है, और हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, हमें सांस लेने में मसला हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करते हैं, फिर आपके पास जो होता है टॉन्सिलेक्टमी होती है, ठीक है, यानी आपके पास टॉन्सिल्स ही आपके रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। और टॉन्सिल्स, एक बात याद रखनी है टॉन्सिल में कि ये आपकी बॉडी के फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस है, ये आपके एमसीक्यूज में आ जाता होता है कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन है और फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस आपकी बॉडी का या इम्यून सिस्टम आपका टॉन्सिल्स है, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा होते हैं 13 to 14 years ऑफ एज में, और आहिस्ता आहिस्ता ये फिर रिग्रेस करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और टॉन्सिल्स मैंने पहले भी बताया था, एडिनॉइड्स भी हो सकते हैं जिनको हम फ्रिंजियल टॉन्सिल्स कहते हैं, जो आपके फेरिंक्स में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। और कुछ पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं जो आपके बैक ऑफ द माउथ पे पड़े हुए होते हैं, ये भी स्वेल कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, आपके एयरवेज को ब्लॉक कर सकते हैं। कुछ लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं जो आपकी टंग की साइड पे और बैक पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये कोई मतलब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम का ही काम करे, इम्यूनिटी ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू है। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी आपकी बॉडी में, ठीक है, अब जिस तरह आपके पास फॉरेन इन्वेडर्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी पर अटैक करता है, तो हो सकता है उस रिस्पॉन्स में आपके टॉन्सिल्स जो हैं वो इन्फ्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको आगे कोई भी कंडीशन जो है, या ठीक है, कोई भी सीरियस कंडीशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन बेसिकली क्या है, मैंने अभी बताया था, स्प्लीन इज बेसिकली योर that organ that is located on majorly on your left side of body, और ये आपकी किडनी से बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ होता है, ठीक है, किडनी से बिल्कुल ऊपर आपका स्प्लीन पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये इमेज में अगर आप देखो ना, ठीक है, ये आपकी किडनी के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ होता है आपका स्प्लीन, ठीक है। और स्प्लीन जो है ये लार्जेस्ट आपके पास, इसको आप कह सकते हो, ठीक है, ये आपके पास लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। स्प्लीन का मेन काम क्या होता है, ये आपके पास ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रहा होता है, ठीक है। और इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये बेसिकली आपके पास रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा होता है, या आपकी बॉडी में ब्लड स्टोरेज का अगर काम कर रहा है तो वो भी स्प्लीन ही काम कर रहा है, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपकी बॉडी में मैंने कहा ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर रही होती है, ब्लड स्टोरेज का काम कर रही होती है, और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने की इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो कभी ऐसा होता है कि स्प्लीन जो है उसमें कोई भी पोटेंशियली जो डेंजरस कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके ब्लड में, ठीक है, आपका स्प्लीन उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये स्प्लीन जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देता है, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी लिम्फोसाइट्स बनाना शुरू कर देता है स्प्लीन जो है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, जैसे ही आप, मैंने पहले बताया स्प्लीन के 3 फंक्शन है, ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड स्टोरेज इन योर बॉडी, एंड इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे ही स्प्लीन आपकी क्या करता है कि आपके ब्लड में वो डिटेक्ट करना शुरू कर देता है कि कोई भी पोटेंशियली हार्मफुल बैक्टीरिया घुसा है, वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, और लिम्फोसाइट्स जो है ऑब्वियसली व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनको प्रोड्यूस वो आपके जो लिम्फोसाइट्स है वो क्या काम करते हैं,
वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्प्लीन ने डिटेक्ट किया पोटेंशियली डेंजरस इन्वेडर को, फॉरेन इन्वेडर को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि उसने स्प्लीन ने आपके पास व्हाइट ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर दिया, यानी लिम्फोसाइट्स बनाना शुरू कर दिया। लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है कि वो आपके पास डिफेंडर्स होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट इंयोर इन्वेडर्स। ठीक है, फिर लिम्फोसाइट्स का आगे क्या काम होता है कि लिम्फोसाइट्स आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता है कि वो जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पर अटैक करता है ना, उसको मार देता है। ठीक है, और फर्दर आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन स्प्रेड होना होता है उसको बेसिकली ये रोक देता है। ठीक है, अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं कि ह्यूमंस जो है वो अपनी स्प्लीन या तिल्ली, उर्दू में तिल्ली कहते हैं, ठीक है, उसके बगैर रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ना, पता है, ऐसा देखने में होता है कि अक्सर लोगों के पास स्प्लीन होती नहीं है। ठीक है, मैंने तो अपनी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मेरी इवन के मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बताती होती थी कि मेरी स्प्लीन जो है वो काफी साल पहले ही रिमूव हो गई थी, बिकॉज शी यूज टू स्मोक हुक्का। ठीक है, अगर पुराने जमाने की जो औरतें थी, आपको अगर पता हो कि वो हुक्का पीती थी, ठीक है, जिसको आजकल के जमाने में हम शीशे का नाम देते हैं, तो ठीक है, तो वो कहती थी उसकी वजह से उनकी स्प्लीन काफी ज्यादा इफेक्ट हो गई थी। ठीक है, तो उन्होंने वो स्प्लीन रिमूव करा दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी अलाइव है और बिल्कुल सेहत तंदुरुस्त हैं। तो मतलब ह्यूमंस जो है हमारे स्प्लीन के बगैर भी वो जिंदा रहते हैं, लेकिन ये होता है कि वो बहुत इन्फेक्शन से, कोई भी इंजरी डिजीज जो है ना, उससे ज्यादा जरा प्रोन हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उनका इम्यून सिस्टम जो वीक हो जाता है। अच्छा, अब आपने एक बार याद रखनी है, जैसे ये आप लोगों को स्प्लीन की इमेज यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, ये आपको बता दिया कि स्प्लीन, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, इनको आपने खुद पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग अपनी बुक को देखोगे ना, तो आपकी बुक में कुछ ऑर्गन्स ऐसे बताए गए हैं जो आपकी स्प्लीन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी स्प्लीन के सुपीरियरली क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, डायफ्राम, इंफीरियरली क्या पड़ा हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इंटीरियरली स्टमक है, मीडियली आपके पास आ रहा है पेंक्रियाज एंड लेफ्ट किडनी, लैटरली आपके पास बेसिकली डायफ्राम आ रहा है। ठीक है, और ना स्प्लीन की शेप भी देखो ना, तो आपको पता चलेगा ये भी ना ओवल शेप में ही होती है बेसिकली। ठीक है, तो आपने ना ये सारा स्प्लीन का भी बेसिकली स्ट्रक्चर आपकी बुक में बहुत मजे का दिया हुआ है, आपने वहीं से रीड करना है। स्प्लीन के भी ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, स्प्लीन जैसे हमने, हाइलम एक वर्ड होता है, हाइलम आपके स्प्लीन के ना स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे एक हाइलम होता है। हाइलम बेसिकली वो पार्ट होता है जहाँ से आपके ब्लड वेजल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज आपके स्प्लीन में एंटर हो रही होती हैं या आपकी बॉडी से एग्जिट कर रही होती हैं। ठीक है, उस हाइलम से क्या क्या चीजें पास कर रही होती हैं, आपकी सप्लेनिक आर्टरी पास कर रही होती है, वेन्स, लिम्फ वेजल्स, नर्व्स वगैरह। ठीक है, और अब स्प्लीन के फंक्शन में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि फेगोसाइटोसिस हो रहा होता है, ब्लड की स्टोरेज हो रही होती है, इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करता है, एरिथ्रोपियोसिस हो रहा होता है। ठीक है, एरिथ्रोपियोसिस बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, अब आप लोगों को पता ही होगा। फेगोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो ओल्ड या एबनॉर्मल किस्म के आरबीसीज होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। बेसिकली स्प्लीन का ये काम भी होता है मेनली। ठीक है, और उसमें क्या होता है बेसिकली फेगोसाइटोसिस में, फिर आपके पास जो ऑब्वियसली जब आपके पास जो ओल्ड और एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, स्प्लीन उनकी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, और उसमें से फिर कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, बिलीरुबिन। ठीक है, और आयरन। ठीक है, बिलीरुबिन और आयरन जैसे ही आपका स्प्लीन जैसे ही आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन करता है, फिर उसके रिजल्ट में ब्रेकडाउन प्रोडक्ट के तौर पर आपके पास बिलीरुबिन और आयरन प्रोड्यूस होता है। और वो बिलीरुबिन और आयरन का क्या सीन होता है कि वो आपके लिवर तक आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाया योर स्प्लीनिक एंड पोर्टल वेन्स। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, और कुछ जितनी भी आपके बुक में सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं वो कितनी परसेंटेज और फिगर्स वगैरह वो दोबारा से बता रही हूँ, बुक में है, वो अपने बुक से अच्छी तरह देख लेने हैं।
सो नेक्स्ट हमारे पास आता है थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्लैंड बेसिकली ये कहाँ पड़ा हुआ होता है, ये आपकी ब्रेस्ट बोन के पास पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और थाइमस का मेन काम क्या होता है, बेसिकली ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे थाइमोसिन एक हार्मोन है। ठीक है, ये उसको सिक्रीट करता है। ठीक है, उसका में फिर वो आगे थाइमोसिन क्या करता है, बेसिकली वो आपके पास टी सेल्स जो हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट टी सेल्स की प्रोडक्शन में, उसकी मेच्योरेशन में, ठीक है, हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, और ये आपके पास थाइमस ग्लैंड जो है ये बेसिकली it is active in developing the immune system from before your birth and through your childhood. ठीक है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, और एक चीज मैंने बताया है कि आपके पास थाइमस में कुछ हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं, जैसे कि थाइमोसिन है। ठीक है, भाई गुजर जा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे थाइमस की। ठीक है, थाइमस में आपने एक बात याद रखनी है कि थाइमस में डिफरेंट टाइप्स के ना सेल्स पड़े हुए होते हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स हो गए, थाइमोसाइट्स हो गए, क्लुचेस्की सेल्स हो गए। ठीक है, आपके पास जो एपिथेलियल सेल्स हैं, वो एपिथेलियल नाम ही बता रहा है कि आपकी बॉडी की कैविटीज और सर्फेसिस को कवर कर रहा होता है। फिर कुछ इसकी सेल्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली वो सेल्स हैं जिस हार्मोन का भी मैंने नाम लिया था ना, थाइमोसिन। ठीक है, बेसिकली उन सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इसकी सेल्स बेसिकली आपके पास आपके थाइमोसिन को और न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स वगैरह के जो हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर तीसरा टाइप होता है थाइमोसाइट्स। ठीक है, थाइमोसाइट्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी मेच्योरेशन प्रोसेस के बाद टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, थाइमस का एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, थाइमस ग्लैंड इज आल्सो होम टू सम मैक्रोफेजेस। ठीक है, यानी मैक्रोफेजेस जो हैं, मैक्रोफेजेस आर नोन एज द गार्बेज ट्रक्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम। क्यों? बिकॉज दे ईट फॉरेन मैटर। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, आपके थाइमस में 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स पड़े होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, Pulaski सेल्स और थाइमोसाइट्स। एपिथेलियल सेल्स दैट कवर्स योर बॉडी सर्फेसिस एंड कैविटीज। Pulaski सेल्स आर दैट are the hormone producing cells of your thymus, and neuroendocrine cells thymus के लिए thymosin प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है,
और अगर आपके एंडोक्राइन सिस्टम में देखें तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स में होते हैं ये, ठीक है, और उनके लिए भी आगे हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर थाइमोसाइट्स होते हैं 3 टाइप के सेल्स, ठीक है। जैसे ही थाइमोसाइट्स जो हैं थाइमस में जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो फिर वो टी लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि थाइमस ग्लैंड्स को आप होम टू मैक्रोफेजेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेजेस को हम गार्बेज ट्रक्स भी कहते हैं आपके इम्यून सिस्टम का, क्योंकि ये आपके बाहर से आने वाले जो भी फॉरेन मटेरियल है उसको, फॉरेन मैटर को खा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, थाइमस में और कौन कौन से सेल्स होते हैं? एपिथेलियल सेल्स हो गए, क्लोसिस्टी सेल्स हो गए, थाइमोसाइट्स हो गया, न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स हो गए, कुछ डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, कुछ किस्म के फ्यू कह सकते हो आप, बी लिम्फोसाइट्स भी पड़े हुए होते हैं, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ठीक है, जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपने ये बात भी याद रखनी है, थाइमस ग्लैंड में कुछ मायोइड सेल्स भी पड़े हुए होते हैं। मायोइड सेल्स वो होते हैं जो मसल्स लाइक जिनकी अपीयरेंस होती है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, ये थाइमस की अपीयरेंस दिखाई हुई कि थाइमस पड़ा कहाँ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने एक बार याद रखनी है कि थाइमस का भी स्ट्रक्चर आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है और उसमें ऑर्गन्स बताए हुए हैं। जैसे कि अगर आप ये इमेज देखो, मूविंग ऑन बैक टू दैट इमेज, कि थाइमस ग्लैंड के एंटीरियरली स्टर्नम है, पोस्टीरियरली एओर्टिक आर्च है, उसके कुछ ब्रांचेस हैं, लैटरली लंग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सुपीरियरली उसके पास रूट ऑफ द नेक के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इंफीरियरली उसके पास हार्ट है, ठीक है। अगर आप देखो तो थाइमस बेसिकली 2 लोब से जुड़ के बना हुआ होता है, ठीक है। और वो 2 लोब्स जो हैं उनकी कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल के थ्रू ही भी होती है, ठीक है। फिर वही मैंने बता दिया कि इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स पड़े हुए हैं और सारे सेल्स जो हैं वो आपकी बुक में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। आप लोग अपनी बुक से लाजमी पढ़िएगा उन सेल्स को। ठीक है। अच्छा, अब आपने कुछ चीजें याद रखनी है थाइमस के बाद, के थाइमस ग्लैंड में आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ आपके थाइमस ग्लैंड में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जब आप लोग बच्चे होते हो, इन्फेंट्स होते हो, उसमें थाइमस ग्लैंड लार्जर होता है। फिर इन्फेंसी के बाद क्या होता है कि प्यूबर्टी हिट करने तक ये अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंच जाता है, ठीक है। और प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि आपका थाइमस ग्लैंड जो वो बेसिकली श्रिंक होना शुरू कर जाता है, उसकी एज ट्रॉफी हो जाती है, और बेसिकली ये क्या होता है कि आपके फैट से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और अगर आप देखो कि जो एल्डर पीपल होते हैं उनमें ये ग्लैंड बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस ग्लैंड की एट्रोफी स्ट्रेस की वजह से भी होने लग जाती है, ठीक है। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, थाइमस ग्लैंड जो है, अगर आपको एमसीक्यू आता है, विच ग्लैंड इज वेरी एक्टिव फ्रॉम बर्थ बिफोर अंटिल प्यूबर्टी, दैट इज योर थाइमस ग्लैंड, ठीक है। और थाइमस ग्लैंड ही एक ऐसा लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है, लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो कि बोथ एज अ लिम्फेटिक ऑर्गन और एंडोक्राइन ऑर्गन फंक्शन कर रहा होता है। क्योंकि मैंने अभी पहले भी बताया है कि ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ हार्मोन उसके भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी थाइमस ग्लैंड भी क्या काम कर रहा होता है? थाइमस ग्लैंड भी बेसिकली आपकी लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और ये कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? वाया यूर टी सेल्स एंड बी सेल्स, ठीक है। टी सेल्स मैंने बताया था जो कि पहले थाइमस से निकलते हैं, ठीक है, जिनको हम लिम्फोसाइट्स कह रहे थे, और लिम्फोसाइट्स को सिक्रीट कौन करा था? थाइमोसिन, ठीक है। थाइमोसिन टी सेल्स को सिक्रीट करा था थाइमोसिन, ठीक है। थाइमोसिन बेसिकली हार्मोन है जो टी सेल्स को सिक्रीट करता है, जिसको हम टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं या थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स भी कह देते हैं, ठीक है। एंड कीप दैट इन माइंड दैट दीज सेल्स आर एक्टिव इन फाइटिंग ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, कैंसर सेल्स एंड मैनी अदर्स, ठीक है। एंड also keep that in mind that B lymphocytes that
are capable of producing antibodies in your body, are part of your humoral immune system and produce antibodies directed at specific invaders. ठीक है, इसका डिफरेंशिएट आप दोनों कैसे भी कर सकते हो कि टी सेल्स जो हैं वो अपना सेंट्रल रोल प्ले करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ठीक है, जबकि बी सेल्स जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में। ये दोनों इम्यूनिटी की टाइप्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतनी डिटेल में जाना चाहिए इनकी, ठीक है, लेकिन बस आपको पता होना चाहिए टी सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको ऐसे कह सकती हूँ कि जो सेल्स हैं वो खुद ही इतने एक्टिव होते हैं कि वो फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि बी लिम्फोसाइट्स जो है वो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। बेसिकली क्या मकसद हुआ इसका कि टी लिम्फोसाइट खुद ही एक्टिव रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, जबकि बी सेल्स क्या करते हैं वो स्पेसिफिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए पहले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है फिर वो स्पेसिफिक इन्वेडर्स को किल करता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया आपके पास ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का, ठीक है। फिर कुछ और किस्म के भी टी सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में जिनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल भी कहते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं जिनको हम पुलिस सेल्स भी कहते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों के लिए बस इतना ही काफी हो गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आपका गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है, यानी फीटस जो आपका होता है, ठीक है, उसमें कोई भी लिम्फेटिक ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। तो उसमें आपके पास जो फीटस का लिवर होता है बेसिकली, ठीक है, वो आप उसको कह सकते हो कि वो जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है इन लिम्फोसाइट डेवलपमेंट, या हम उसको कह सकते हैं उसका लिम्फेटिक ऑर्गन लिवर होता है फीटस में, ठीक है। जैसे हम बड़े हैं, ठीक है, हमारे अंदर लिम्फेटिक ऑर्गन्स या लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट है हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन बच्चों में फीटस में उनका जो लिवर होता है बच्चों का, ठीक है, लिवर जो है basically it is regarded as the part of the lymphatic system and it plays a role in your lympho and in their lymphocyte development, ठीक है। हमारे लिए तो इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो कि फीटस है हमारे पास अपने गेस्टेशनल पीरियड में है, मामा के पेट में है, ठीक है, तो उसमें क्या सीन है बिफोर बर्थ, यानी फीटस का जो लिवर है बेसिकली वो उसके लिम्फेटिक सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड वो अपना रोल प्ले कर रहा होता है लिम्फोसाइट्स डेवलपमेंट में, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है बोन मैरो। आपने एक बार याद रखना है बोन मैरो कोई लिम्फेटिक टिश्यू नहीं है, लेकिन हम इसको लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ये बोन मैरो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे पास बी सेल लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी मैच्योरेशन हो रही होती है, ठीक है। और बोन मैरो कहाँ कहाँ होता है? आपके हिप बोन के पास, ब्रेस्ट बोन वगैरह के पास पड़ा होता है, आपके व्हाइट सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स आपकी बोन मैरो में बन रहे होते हैं। और स्पेसिफिकली जो मैंने अभी चीज बताई है वो ये है लिम्फेटिक सिस्टम में कि आपके बी सेल्स की मेच्योरेशन हो रही होती है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। फिर प्योर पैचेस आते हैं, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़े थे। प्योर पैचेस बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू के तौर पे, लिम्फॉइड ऑर्गन के तौर पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं प्योर पैचेस, ये आपकी इंटेस्टाइन पे अटैक होने वाले, आपकी इंटेस्टाइनल वॉल पे अटैक होने वाली जो भी इन्वेडर्स हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है, बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं? वही आपकी म्यूकस, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है या वॉल है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर पेयर पैचेस की कवरिंग होती है, ठीक है। फिर अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स हमने डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। अपेंडिक्स भी बेसिकली एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही है, ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता हमारे पास डाइजेशन में, ठीक है, लेकिन ये भी अपना रोल प्ले कर देता है, ठीक है, कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और ठीक है, आपकी बॉडी में कभी कभार ये भी होता है कि ये ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो ब्रीच ना हो, ठीक है, उसको डिस्ट्रक्शन ना हो, तो उसकी वजह से ये क्या करता है कि अपेंडिक्स जो है, क्योंकि उसके अंदर भी लिम्फोइड टिश्यू होता है, तो ये उस बैक्टीरिया को तबाह बर्बाद कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो आपके लिम्फ वेजल्स को, ग्लैंड्स को, ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही होती हैं, बेसिकली जो कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम बना रही होती है। कुछ ऐसा होता है कि आपके पैदा होने के बाद,
इफेक्ट कर देती हैं, कुछ आपके चाइल्डहुड में इफेक्ट कर दे, और कभी कभार कुछ तो ऐसा होता है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ योर फिटस, ठीक है, उसके दौरान भी लिम्फेटिक सिस्टम पे कुछ कंडीशंस जो हैं वो असर कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजीजेज या डिसऑर्डर्स भी लिम्फेटिक सिस्टम के हो जाते हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में पेज नंबर में वो भी बता देती हूँ 149 पे स्टार्ट हो रही है डिजीजेज ऑफ लिम्फ नोड, ये आप लोगों ने एक दफा लाजमी पढ़ लेनी है। एक टेबल भी वहाँ पे बना हुआ कॉमन टर्म्स इन लिम्फेटिक सिस्टम, आप वहां से देख लेना, ठीक है। जैसे कि लिम्फ एडिनोपैथी है, लिम्फ एडिमा है, कैंसर है लिम्फेटिक सिस्टम के, लिम्फेंजाइटिस है, लिम्फ एडिनोपैथी है, स्प्लीनोमेगली और लिम्फ एडिमा है, ठीक है। लिम्फ एडिनोपैथी क्या है, बेसिकली आपके जो लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल कर जाएंगे या एनलार्ज कर जाएंगे, और ये किस वजह से होगा, मैंने पहले भी बताया था, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है कि आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वॉलो कर जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिम्फ एडिमा अगर आप देख लो, ठीक है, लिम्फ एडिमा दो दफा लिखा गया, एक सेकंड पे भी और लास्ट में भी, ये बेसिकली एक ही चीज है। इसमें बेसिकली स्वेलिंग या एक्यूमुलेशन हो जाती है आपके फ्लूइड की, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, मैंने पहले भी बताया था कि आपके लिम्फ नोड स्वॉलो कर जाते हैं लिम्फ एडिमा की वजह से, क्योंकि उसमें आपके पास जो लिम्फ फ्लूइड है उसकी एक्सेसिव बिल्डअप होना शुरू हो जाती है, और एक्सेसिव बिल्डअप किस वजह से होती है कि आपकी बॉडी में कोई ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। और ये ब्लॉकेज किसकी वजह, ब्लॉकेज क्यों होगी और किस वजह से होगी, लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज होगी, और ये होगी किस वजह से कि आपके कोई भी लिम्फ वेजल्स या लिम्फ नोड्स जो हो सकता है कि वो डैमेज हो गए हों, ठीक है। और लिम्फेडिमा ज्यादातर हमें उन लोगों में भी नजर आता है कि जिन लोगों में पहले से हमने कोई सर्जरी परफॉर्म करके लिम्फ नोड्स रिमूव किए हुए हो, या हमने किसी कैंसरस पेशेंट को रेडिएशंस दी हो, ठीक है, उनमें भी हमें लिम्फेडिमा नजर आ जाता है। और लिम्फेडिमा ज्यादा कहाँ पे होता है, आपके हाथों पे और आपके पैरों पे शो होता है। इवन कि अगर आप देखो ना, आपकी फैमिली में कभी आप लोगों ने देखा होगा कोई बंदा बहुत एजेड है, लाइक 75+ है, ठीक है, और उसके हाथों इतने इतने ज्यादा स्वेल किए हुए होते हैं, लाइक बहुत ज्यादा, नॉर्मल से आपको पता चल रहा होता है ये एबनॉर्मल है कोई चीज, अगर आप देखो ना तो। और उसमें क्या होता है कि उनके हाथों अच्छे खासे सूजे हुए होते हैं, अगर आप गूगल पे लिख के देखो लिम्फेडिमा तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी अपीयरेंस कैसे होती है, ठीक है। लिम्फेडिमा ज्यादातर कहाँ होता है, आपकी आर्म्स में, लेग्स में, ठीक है, या आपके हैंड्स में बहुत ज्यादा होता है। लिम्फेडिमा माइल्ड भी हो सकता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म का भी हो सकता है। अक्सर लोगों में तो ये बहुत ज्यादा पोटेंशियली थ्रेटनिंग होता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि कैंसर्स भी हो सकते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, उसमें दो तरह के होते हैं, एक हॉजकिंस लिम्फोमा होता है, एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है, ठीक है। और कैंसर्स में भी बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में जो ट्यूमर्स निकलते हैं, कैंसर निकलते हैं, उनका सीन क्या होता है कि वो आपके पास जो लिम्फेटिक डक्ट हमने पढ़ी थी ना, ठीक है, या आपके लिम्फ नोड्स के पास जो वेजल्स थी, ठीक है, ये उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और बेसिकली जो आपके नोड, लिम्फ नोड्स के थ्रू जो आपका लिम्फ फ्लो होता है ना, ये उसको ब्लॉक करना शुरू कर देता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो दैट लिम्फोमा इज द कैंसर ऑफ योर लिम्फ नोड्स एंड इट अकर्स व्हेन लिम्फोसाइट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे लिम्फेंजाइटिस है। लिम्फेंजाइटिस क्या है, बेसिकली आपकी लिम्फ वेजल्स की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लिम्फेंजियोमा होता है एक। लिम्फेंजियोमा क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन होती है लिम्फेंजियोमा, जो बच्चे जो हैं ये बेसिकली कंजेनिटल होती है, यानी बाय बर्थ होती है, बच्चे इसी कंडीशन के साथ पैदा होते हैं। ये बेसिकली आपके लिम्फेटिक सिस्टम की एक मेलफॉर्मेशन होती है, इसमें आपके पास लिम्फेटिक वेस्कुलर मेलफॉर्मेशन आती हैं, ठीक है। और ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी जो कि मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के ज़हन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैम हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम को फिर हेल्दी कैसे रख सकते हैं, कैसा होगा कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में ये चीज़ें इफेक्ट ना करें, ठीक है। तो उसका सीन ये होगा कि आपको अपने लिम्फेटिक सिस्टम को टॉक्सिक केमिकल्स के एक्सपोजर से बचाना होगा, जैसे कि पेस्टिसाइड्स वगैरह, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग से अवॉइड करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना होगा। क्यों हाइड्रेटेड रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसलिए पीना होगा और हाइड्रेटेड इसलिए रखना होगा ताकि आपका जो लिम्फ है वो आपकी बॉडी में इजीली मूव कर सके, ठीक है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना होगा, एक्सरसाइज, डाइट, ठीक है, ये सारा कुछ फॉलो करना होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कोई इशू आ गया है, तो उसका सीन ये होगा कि आपको ना
फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके ये जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, सर्वाइकल नोड्स जो हैं ये स्वेल हो रहे हैं, या आपको फटीग फील हो रहे हैं, ठीक है, या आपको फीवर फील हो रहा है, या आपको लग रहा है आप अपनी जो डे टू डे या डेली एक्टिविटी है उनको सही तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या आपको हफ्तों से भी ज्यादा हो गया और आपकी जो स्वेलिंग है कानों के पास या आर्म पिट्स में, ठीक है, वो हार्ड होती जा रही है और पेनफुल होती जा रही है, फिर ऐसे में आप क्या करते हो, अपने डॉक्टर को जाके चेक कराते हो। तो बेसिकली ये सारा आपका जो था लिम्फेटिक सिस्टम था, ठीक है। और आपका लिम्फेटिक सिस्टम मैंने पहले भी बताया था, जैसे एंड पे दोबारा बता देती हूँ, ये आपका सीवीएस, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम और आपके इम्यून सिस्टम के साथ रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। ये आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, आपकी बॉडी में फैट, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स को अब्जॉर्ब करता है, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। 600 लिम्फ नोड्स होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। लिम्फ नोड्स जो हैं वो बेसिकली आपकी बॉडी में जो भी इंफेक्शन होता है, ठीक है, उसकी वजह से स्वेल कर जाते हैं, उसके रिस्पॉन्स में स्वेल कर जाते हैं। फिर उसकी वजह से ऐसा भी होता है कि आपकी बॉडी में लिम्फ जो है वो एक्सेसिवली बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास लिम्फ एडिमा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ज्यादातर आपके लिम्फ जो है, लिम्फ नोड्स जो है वो कब, या लिम्फ ग्लैंड्स जो है वो कब सोलन होना शुरू हो जाते हैं, जब कभी आपके पास कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है ना, या कोई और किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें ये सीन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो हम्म, ये आज हम लोगों का लिम्फेटिक सिस्टम भी फिनिश हो गया, ठीक है। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्लीज आप लोग इसको साथ साथ पढ़ें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो फिर मुझसे पूछें। आप लोगों के पास मेरा नंबर अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी टाइम आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आराम से पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कोई इशू आ रहा है अभी भी तो आप लोग किसी भी टाइम कॉल करके बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।